नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, उड़ी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने, गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कंगाल पाकिस्तान में आर्थिक आपातकाल का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिर वित्तीय आपातकाल का ऐलान करना ही पड़ा। और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में वर्तमान वित्तीय आपदा और धन की भारी कमी के कारण आर्थिक आपातकाल के निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा आगे की वित्तीय तबाही से जनता के वेतन में रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के अनुसार इन निर्देशों का क्रियान्वयन प्रत्येक सार्वजनिक स्वायत्तशासी संगठन एवं वितरण पर अनिवार्य होगा। इसी के साथ गौरतलब है कि पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। नीति निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है। और ताजा आंकड़े ने ये सब की चिंता बढ़ा दी है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ चुकी है। और इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू कराने की सलाह दे दी है, ताकि हालत को और बिगड़ने से रोका जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, उरी को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुए हैं बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर को एक बार फिर से दहलाने की साजिश शनिवार को नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने अपने मुस्तैदी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उरी के हथलंगा से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर की है। और इस दौरान 8 AKS 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 74 U 24 मैगजीन और 244 राउंड्स के साथ 12 पिस्टल, 14 ग्रेनेड और 81 बैलून्स बरामद हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानी झंडे की छाप है। बता दें कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में हमला किया था। और इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हुए। आतंकियों ने 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड फेंके थे और इसके बाद आतंकियों के साथ सेना की 6 घंटे तक मुठभेड़ चली और चारों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तवांग में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आई सामने, गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में चीनी सेना को खदेड़ने वाले भारतीय सैनिकों की पहली तस्वीर सामने आई है। शनिवार को भारतीय सेना की गजराज कोर के कमांडर ने तवांग के यांगसे पहुंचकर सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और मजबूती से अपना कर्तव्य निभाने के लिए शाबाशी दी। खुद गजराज कोर ने कमांडर की सैनिकों से मुलाकात की तस्वीरें जारी की है। असम के तेजपुर स्थित गजराज कोर की ही जिम्मेदारी तवांग और यांगसे इलाके से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा की है। गजराज कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा शनिवार को यांगसे में 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे और वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के उत्साह की प्रशंसा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल पर भारत को मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन, रूस से शुरू होगी डिलीवरी। जी दोस्तों, यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई के बीच भी रूस भारत को S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करने से पीछे नहीं हट रहा है। रूस अगले साल जनवरी-फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति कराना शुरू कर देगा। और रक्षा सूत्रों ने ANI को बताया है कि एयरफोर्स के अधिकारियों समेत भारत की एक टीम मिसाइल से जुड़े पार्ट के लिए रूस पहुंचा हुआ था। मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन आपूर्ति की अगले साल की शुरुआत जनवरी-फरवरी के भीतर करने की योजना है। रूस की ओर से भारत को पहले ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन मिल चुकी है।
पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर के साथ साथ लद्दाख सेक्टर की देखभाल के लिए इनकी तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग रेंज की अपनी मिसाइलों के साथ ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित ड्रोनों का मुकाबला हवा में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में 20 दिन में 25 करोड़ लोग कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है और दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में ही 25 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए हैं। महामारी की शुरुआत से ही कोरोना का डाटा छिपाने वाली चीन की इस बार सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि उसने चीन की स्वास्थ्य एजेंसी NHC की मीटिंग से लीक हुए दस्तावेज देखे हैं। जिनपिंग सरकार का सीक्रेट डाटा लीक होने के बाद चीन में खलबली मची हुई है। चीन में कोरोना ने कितना कहर मचाया है, ये बात का अंदाजा लीक हुई रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। चीन की सरकार कैसे कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुकी है, ये आंकड़े NHC के सार्वजनिक आंकड़ों से एकदम अलग हैं। चीनी स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर के पहले 20 दिनों में 25 करोड़ की बजाय सिर्फ 62,592 नए कोविड मामलों की सूचना दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में शाही ईदगाह का भी होगा सर्वे, कोर्ट ने अमीन से 20 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। यहाँ दोस्तों, यूपी के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की तरह यहाँ भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पहले संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया था। और दोस्तों, इसमें कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। और दुबे ने बताया कि अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृति करते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण का रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर सुनती है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ठंडे मौसम में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद जोशीला ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति विजय धसमाना भी मंच पर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। UN में फिर गूंजा भारत का डंका, इस बात को लेकर हुई दुनिया भर में तारीफ। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और उस महीने उसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा कि इसने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया। भारत ने 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार 1 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने अवकाश सप्ताह से पहले दिसंबर के महीने के लिए भारत की अध्यक्षता के तहत बृहस्पतिवार को यहाँ एक ब्रीफिंग में सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर प्रकाश डाला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 पाकिस्तानी नागरिक भारत आए, बोले अब पाकिस्तान नहीं लौटेंगे। पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीज़ा के प्रमाण पत्र मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से गुरुवार सुबह अटारी बॉर्डर आए 50 नागरिक
वहां से किराए के ट्रक में सवार होकर जोधपुर के लिए निकले, लेकिन गलत रास्ते पर बढ़कर प्रतिबंधित क्षेत्र बज्जू पहुंच गए। इनमें 18 पुरुष, 18 महिलाएं व 14 बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने इन्हें शुक्रवार को रोका व बज्जू थाने लाकर पूछताछ की और इन सभी के पास पाकिस्तान की नागरिकता व 5 साल के धार्मिक वीजा के प्रमाण पत्र मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सांप चुचुंदर का खेल। आधी रात गवर्नर ने सीएम को किया बर्खास्त, सुबह हाईकोर्ट ने कर दिया बहाल। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जारी है और हालात ऐसे हैं कि देर रात गवर्नर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन सुबह में हाईकोर्ट उस फैसले को पलटते हुए राज्य सरकार को बहाल कर देता है। ये वाकया हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को PMLQ नेता चौधरी परवेज इलाही को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से बहाल कर दिया है और इससे पहले पंजाब के राज्यपाल बलीधुर रहमान ने इलाही को बर्खास्त कर दिया था, जब इलाही ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो 11 जनवरी 2023 को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रांतीय विधानसभा को भंग नहीं करेंगे। तब कोर्ट ने उनकी सरकार बहाल कर दी। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की मुसीबत बढ़ी, ग्वादर वासियों ने दे दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कार्यरत चीनी कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। खासकर ग्वादर इलाके में उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जुटा हुआ है और इस सिलसिले में वो बड़ी संख्या में चीनी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं। ग्वादर परियोजना के विरोध एक नेता ने जब अल्टीमेटम जारी किया तो इसमें कहा गया कि चीनी नागरिक जल्द से जल्द ग्वादर इलाके में चले जाएं। ग्वादर में 50 दिन से ज्यादा समय एक धरना चल रहा है और इसका नेतृत्व हक दो तहरीक नाम का संगठन कर रहा है। इस संगठन के नेता मौलाना हिदायतुर रहमान ने अल्टीमेटम जारी किया और हक दो तहरीक वहां बन रहे ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे के साथ साथ ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का भी विरोध कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साउथ चाइना सी में चालबाजी दिखा रहा था ड्रैगन, खुल गई पोल तो बैकफुट पर आया। जी हाँ दोस्तों, चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है और इसी की वजह से पाकिस्तान जैसे चंद ही देश उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। ड्रैगन कभी लद्दाख में विवाद पैदा करके भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण बना लेता है तो कभी ताइवान में चालाकी दिखाता है और पिछले कुछ सालों में चीन ने साउथ चाइना सी पर भी दादागिरी शुरू कर दी है और इसकी वजह से पश्चिमी देश काफ़ी खफा है। हाल ही में सैटेलाइट इमेज के जरिए दावा किया गया है कि चीन साउथ चाइना सी में लैंड फीचर्स का निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट्स के सामने आने की वजह से चीन दुनिया भर में एक्सपोज हो गया है और इसके चलते अब वो बैकफुट पर आ गया है। चीन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइना सी को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने बीजिंग पर विवादित क्षेत्र पर अपने क्षेत्रीय दावों को और बढ़ाने का आरोप लगाया था। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नई तस्वीर में एल्डार्ड रीड में कई निर्माण दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी अधिकारियों की सलाह के बिना बिलावल ने की थी पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, अपने ही मुल्क में घिरे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के आतंक प्रेम को बेनकाब कर दिया था और इसके जवाब में पाकिस्तान के बौखलाए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुजरात दंगों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान की न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी निंदा हो रही है और इस बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने बिलावल को इस तरह की बयानबाजी की सलाह नहीं दी थी। बिलावल के बयान से नाराज कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ट्विटर पर उनसे विदेशी दौरे के खर्च का हिसाब मांगने लगे। अपने टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तानी पत्रकार कमरान यूसुफ ने कहा कि क्या बिलावल भुट्टो को ये बयान देना चाहिए था। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित के लिए भी ये बयान हैरान कर देने वाला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। OROP स्कीम में जोड़े गए 5 लाख और नाम 81 करोड़ गरीबों को अगले साल तक मिलेगा मुफ्त अनाज। जी हाँ दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को 2 बड़े फैसले लिए और इसके तहत 1 रैंक 1 पेंशन में रिवीजन किया गया है। साथ ही मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने शुक्रवार को दी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा और फिलहाल इस कानून के तहत लाभ पाने वाले लोगों को अनाज के लिए 1 से 3 रुपए प्रति किलो का भुगतान करना पड़ता है। सरकार का यह फैसला उस समय आया है जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी।
पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक है और उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैन्य कर्मियों और उनके परिवार के लिए OROP के तहत पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया गया और इसमें यह तय किया गया कि 81.35 करोड़ गरीबों को एक साल तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर पड़ने वाले करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक बोझ को केंद्र सरकार खुद उठाएगी। वहीं PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अब खत्म किए जाने के बारे में पूछे जाने पर पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत 28 महीनों तक मुफ्त अनाज मुहैया कराया है और अब इसे NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही समाहित कर दिया गया है और अतिरिक्त अनाज देने की जरूरत नहीं रह गई है। खाद्य सुरक्षा की गारंटी वाले NFSA कानून के तहत सरकार की तरफ से हर एक पात्र व्यक्ति को हर महीने 3 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं मुहैया कराया जाता है और इसके अलावा 1 रुपये प्रति किलो की दर पर मोटा अनाज भी दिया जाता है। NFSA कानून को जुलाई 2013 में लागू किया गया था, जिसमें देश की 67% आबादी को अत्यधिक सस्ती दर पर खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री ने संसद हमले के शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो 2001 में संसद हमले के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई अन्य बड़े नेताओं ने भी संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में 4 डिग्री का टॉर्चर, क्रिसमस पर और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के आखिरी दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर के विभिन्न राज्यों में अचानक तेजी से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली NCR में सुबह समय घने कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक नए साल से पहले ही दिल्ली में अभी और ठंड बढ़ सकती है। वहीं दिल्ली वासियों को ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ रही है। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी भी गिर गई है और दिल्ली में 24 दिसंबर की सुबह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं एयर क्वालिटी भी खराब कैटेगरी में है, जबकि कुछ जगहों का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं अधिकतम तापमान भी 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इसके साथ ही शीतलहर का भी अलर्ट है। ऐसे में दिल्ली में क्रिसमस से ठंड और बढ़ने की संभावना है। और आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। घर बैठे बनवा सकते हैं राशन कार्ड, सरकार 2023 में भी फ्री में देती रहेगी अनाज। जी हाँ दोस्तों, सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को 2023 में फ्री राशन देती रहेगी। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार के इस स्कीम का फायदा लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड हमारी पहचान का एक अहम दस्तावेज होने के साथ मुफ्त में राशन लेने के लिए ज़रूरी है और इसके बिना सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो ऑनलाइन आसानी से बनवा सकते हैं। राशन कार्ड बनवाना अब काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब इससे जुड़े ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है। आप बेहद आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने कार्ड की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे 14 और चीते, नामीबिया सरकार से हो चुका है समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफ्रीका से जल्द ही 12 से 14 और चीते भारत लाए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में अफ्रीका से 12 से लेकर 14 चीतों को भारत लाया जाएगा और इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया की सरकार के साथ एक समझौता भी किया है। हाल ही में नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और इसमें 5 मादाएं और 3 नर शामिल थे। कूनो में अच्छी तरह से रच बस जाने के बाद चीतों ने वहां पर शिकार भी शुरू
शुरू कर दिया है। संसद में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में चीतों की दोबारा वापसी के लिए 38.7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये परियोजना 2021-22 से शुरू होकर 2025-26 तक चलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना पर आ गई केंद्र सरकार की एडवाइजरी, राज्यों को किया अलर्ट, नए साल के जश्न में जरूर बरतें ये सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल की मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। मनसुख मांडविया ने बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा है और इसके अलावा उन्होंने मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने नियमित तौर पर जिलेवार इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मामले की निगरानी और रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों पर शुरू हुई शीतलहर और बर्फबारी, अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानिए क्या है तैयारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, मौसम विभाग से अपडेट आ रहा है। पहाड़ों पर शीतलहर और बर्फबारी को देखते हुए टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अपर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सतर्कता मोड पर रखते हुए दवाओं का उचित भंडारण रखें। मोटर मार्गों से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बर्फबारी से अवरुद्ध होने वाले मार्गों को सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीनरी को ईंधन युक्त करते हुए मैन पावर को तैनात करते हुए सतर्कता मोड में रखें और कहा गया है कि मशीनों की लोकेशन जैसी जगह रखें जहां पे मूवमेंट अच्छे से हो सके और कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि अवरुद्ध मार्गों पर यातायात रोकना, यातायात डाइवर्ट करना, साइनेज बोर्ड, ड्रोन यातायात व्यवस्था के लिए प्लान कर लें। बर्फबारी से अवरुद्ध मार्गों पर पर्यटकों से होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे व्यवसायियों द्वारा मनमाना चार्ज की वसूली ना हो, उसको समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जिला पर्यटन और विकास अधिकारी देखना सुनिश्चित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विस्तार करेंगे कैंप, केंद्रीय मंत्री बढ़ाएंगे जनाधार और इसी के साथ क्या है 2024 का भाजपा का प्लान 160। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव रणनीति में माहिर माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ भाजपा कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर तक में विधानसभा चुनाव में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी सक्रिय हो गई है। फिलहाल भाजपा की ओर से 160 सीटों को चुना गया है जिन्हें वो कठिन मान रही है और 2019 में इनमें से ज्यादातर पर उसे जीत नहीं मिल पाई थी। ये सीटें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों की है और इसके अलावा बिहार और महाराष्ट्र में जेडीयू एवं शिवसेना के साथ छोड़ने से भी हालात बदल सकते हैं।